नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार चौबे आज मैथ के कुछ सवाल लेकर आए हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी भी होगी कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा पहले 28 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन अब वह सितंबर में आयोजित होगी। इसकी तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। आयोग जो है इसकी तिथि निर्धारित कर सूचना प्रकाशित करेगा। लेकिन अच्छे सिपाही वही होते हैं जो हमेशा लड़ाई के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और परीक्षा चाहे जब भी हो, हमें पूरी तैयारी के साथ जो है उस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार रखना है हरदम। तो आइए, चूँकि मैथ के सवाल जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि आयोग जो है प्रधान शिक्षक परीक्षा के सिलेबस में बदलाव भी किया है और इस बदलाव में मैथ की काफ़ी अहमियत बढ़ गई है। चूँकि मैथ से 20 अंक के सवाल होंगे, ऐसे में मैथ जो है सबके लिए ज़रूरत हो गया है और सबको मैथ के प्रति ज़्यादा फोकस करनी होगी, क्योंकि तभी हम प्रधान शिक्षक परीक्षा के लक्ष्य को भेद सकते हैं। चूँकि इस बार जो है जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उसमें 20 अंक के मैथ के सवाल रहेंगे और 15 अंक के साइंस के। तो मैथ के सवाल जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अब हम लगातार मैथ के सवालों पर फोकस करेंगे और इसका लगातार हम वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और जो आग्रह हम करते आते हैं वो आग्रह भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी सवाल जहाँ समझ में नहीं आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर और उसका जो है निदान पा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है हम एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सवालों पे चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए। वैसे भी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें मैथ के सवाल जो रहेंगे वो कक्षा 8 तक के परीक्षा विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाता है या सिलेबस में जो मैथ के टॉपिक हैं उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो हम चर्चा उसी पे करेंगे, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। इससे पहले कि हम प्रश्नों को शुरू करें, जान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक है क्या और महत्तम समापवर्तक है क्या। तो सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और इसका जो है परिभाषा यह है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से 2 या 2 से अधिक जो दी गई संख्या है उसे पूरी तरह विभाजित हो जाए। और महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी संख्या है। यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी संख्या है जिससे वे सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है। इससे जो है जो महत्तम समापवर्तक है उससे दी गई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसी को महत्तम समापवर्तक संख्या कहते हैं। अब हम लोग सवालों पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन है कि 32 तथा 96 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। 32 और 96 में तो ये आप आसानी से बता भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अभी हम लोगों ने बताया कि लघुत्तम समापवर्तक वह
बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो चूंकि 32 और 96 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इसमें जो है 32 अगर लेते हैं तो 96 से 32 विभाजित नहीं होगा। 96 जो है 32 से भी विभाजित हो जाएगा और 96 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 96। ये हम बिना कलम उठाए, बिना कलम कॉपी उठाए इसको हम जान सकते हैं कि लघुत्तम जो है वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं से विभाजित, छोटी सी छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो। 96 सबसे छोटी संख्या है जो 32 और 96 दोनों से विभाजित हो सकती है। तो इसका जो है हम लोग आंसर 96 मारेंगे। 96 यानी चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इसका 32 तथा 96 का लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा तो लघुत्तम एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो ये 96 जो है वो 32 तथा 96 दोनों से विभाजित हो जाती है, इसलिए हमारा आंसर होगा 96। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 9, 36 तथा 108 का महत्तम समापवर्तक क्या है। 9, 36 तथा 108 का, तो ये एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका जो है, यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे दी गई सारी संख्याएं विभाजित हो जाती है, वही महत्तम समापवर्तक संख्या है। तो इसमें 9, 36 तथा 108 है। तो चूँकि 36 लेंगे तो 9 विभाजित नहीं होगा। 9 जो है 9 इससे जो है 36 भी विभाजित हो जाएगा और 108 भी विभाजित हो जाएगा। 9 से 36 भी विभाजित हो जाएगा, 108 भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारा महत्तम समापवर्तक क्या है 9 होगा। ये अनुमान बिना कलम कापी उठाए आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो है आंसर क्या होगा 9, क्योंकि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। 36 हो नहीं सकता, 108 हो नहीं सकता है, और इसके अलावा 75, 195, 324 दी हुई है, ये भी हो नहीं सकता है। तो क्या होगा 9 जो है हम लोग जाएंगे 9 की तरफ। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 1725। गुणनफल दिया हुआ है 1725। अच्छा, यदि संख्या का मस दिया हुआ है, मस बराबर कितना दिया हुआ है, मस जो है 25, मस कितना दिया है 25, तो हमें लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ल स गुणे मस, यानी ल स गुणे मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1725। तो हमें मस ज्ञात करना है। मस ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लसा ज्ञात करना है। मस दिया हुआ है, लसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में मसा का भाग दे देंगे, यानी 1725 में हम 25 का भाग दे देंगे। हम 25 का भाग दे देंगे और भाग देने के बाद भाग दे दीजिए 25 25 125 और 25 छक्का 150, 150 हो गया। 25 छक्का 150, अब यहाँ 2 बचा, 225 हो गया। 25 नवा 225, 69 बार में कट गया। तो हमारा आंसर होगा तीसरे का 69। देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है 69 दिया हुआ है, हमारा जो है सी ऑप्शन होगा 69। 69 पे हम जाएंगे, सी 69।
अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 68 यानी 6851, 9061 तथा 18462 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये तीनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसका समापवर्तक हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका समापवर्तक ज्ञात करना है हमको। इसका समापवर्तक देखते हैं, वह महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो हम तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इसमें 12 नहीं हो रहा है, 19 नहीं हो रहा है, इसमें हमारा होगा 17। इसमें हमारा महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। 6851 दिया हुआ है। इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 17 कितना हुआ, 13 गुणे 17। और हाँ चलिए 6 8 5 1, इसका हो जाएगा 13 गुणे 17। और क्या दिया हुआ है, 9061। इसका अगर हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा 13 गुणे 17 गुणे 41। और एक दिया हुआ है 18462। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 181। यानी इसमें एक चीज़ हम लोग कॉमन देखते हैं कि 17 जो है वो सब में शामिल है। 17 अगर तीनों का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो तीनों में 17 शामिल है, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक 17 होगा। हम लोग 17 की तरफ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 23,625 है तथा लघुत्तम समापवर्त 315 है। तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मस ज्ञात करना है। तो मस बराबर हो जाएगा जो दिया हुआ है 23,625 बटा में 315 यानी इसका जो है हम लोग अगर देखते हैं तो इसका होगा कटाने पर इसका आंसर आएगा 75। यानी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ऑप्शन ए 75। ये तो एकदम जो है इस पर एकदम ध्यान केंद्रित कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। इसको जो है इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लस। तो अगर मस पूछता है तो दो संख्याओं के गुणनफल बटा में लस, और अगर लस पूछता है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल बटा में मस। और लस बराबर और मस बराबर पूछता है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल बटा में लस हो जाएगा। मस बराबर पूछेगा तो इस तरह जो है जिसका अगर दो संख्याओं में से एक संख्या दी हुई है या मस और लस दिया हुआ है तो मस और लस का गुणनफल बटा में एक संख्या कर देते हैं। इस तरह हम जो है इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इसका जो है सूत्र जो है आप लोग लिख लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। तो ये याद रखिएगा, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर लस गुणे मसा।
तो चलते हैं, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इसका महत्तम समापवर्तक 10 है। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी 1500 बटा में, एकदम आसान क्वेश्चन जो है, इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग हल भी किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है। बार बार रिपीट करने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस तरह की परीक्षाओं में, चाहे वनडे एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो या बीपीएससी एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो 1500 बटा में क्या कर देंगे, 1500 बटा में 10, 1500 बटा में 10 कह रहा है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हमें जो है लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका 1500 बटा में 10 कर देंगे, 0 0 कट गया, हमारा आंसर आ गया 150। तो हम जाते हैं ऑप्शन 150 की तरफ, सी ऑप्शन। तो 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन है सी जो है सही है। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो संख्याओं का लस 31 तथा मस 15 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब कह रहा है दो संख्याओं का लस 31 तथा मस 15 है, तो संख्याओं का गुणनफल। तो वहीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस, तो हमें यहाँ कर देना है। हमें यहाँ बस सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें कर देना है 31 गुणे 15। अब इसमें हम लोग गुणा कर देंगे और जितना आएगा, यानी अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं तो इसका आएगा जो है 465। कितना आएगा, 465। तो हम लोग जाते हैं बी ऑप्शन की तरफ, 465 दिया हुआ है। तो एकदम आसान है। दो संख्याओं का गुणनफल लस गुणे मस यानी 15 गुणे 31 कर देंगे। उसका जो है गुणा करने के बाद अगर हम करते हैं 15 गुणे 31, तो इसका बराबर हो जाएगा 4 6 5 65, 465। तब चलते हैं अब हम लोग 7वां हो गया। 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है बराबर अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह क्वेश्चन अपने आप में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, नापने की 3 छड़ें, नापने की 3 छड़ें दी गई है जिनकी लंबाई है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है। यानी कोई भी हम लोग इसमें छड़ प्रयोग करें और पूरा का पूरा नाप लें, तो कह रहा है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा जो है पूर्णतः नापा जा सकता है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जो है हम क्या करते हैं, यह लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित सवाल है, एलसीएम पर आधारित सवाल है। तो हम 64, 80 और 96 का हम क्या कर लेंगे, 64, 80 और 96, 64, 80 और 96, 64, 80 और 96 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 64, 96 और 80 का एलसीएम निकाल लेंगे, जिसका अगर इसका एलसीएम हम निकालते हैं तो ये आता है 960 सीएम, सेंटीमीटर। क्योंकि सब सीएम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए जो आंसर होगा सेंटीमीटर में। अगर मीटर में बदलना चाहेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 9 मीटर 60 सेंटीमीटर ये होगा। इतना कपड़ा 9 मीटर 60 सेंटीमीटर का अगर कपड़ा रहे तो तीनों जो पैमाना दिया हुआ है, इससे हम जो नापने की 3 छड़ें हैं इसे पूरी तरह से नाप सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया 8वां। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ
क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, अपने आप में एक लाजवाब सवाल है और इस तरह के सवाल जो है अधिकांश पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 5 घंटियां हैं जो क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो एक बात तो डिफिनिट है कि यह सवाल जो है एलसीएम पे आधारित है और हम लोग सबसे पहले 6, 8, सबसे पहले 6, 8, 12, 6, 8, 12, 18 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 8, 12, 18, 45 जो है इसका जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे 6, 8, 12, 18, 45 का। और जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आता है, इसका एलसीएम जो है आएगा 360। ये क्या है? सेकेंड, चूँकि सेकेंड में दिया हुआ है तो अगर इसको मिनट में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे और 60 का भाग दे देंगे तो इस 0 से कट गया, 6 के 36 यानी 6 मिनट। 6 मिनट आंसर आ गया हमारा। तो 6 मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। तो इसका आंसर होगा, हम लोग इसमें चलते हैं, इसका आंसर होगा ए। 9वां क्वेश्चन का आंसर ए। 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद जो है फिर वे घंटियाँ जो है एक साथ बजेगी। अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया है सवाल और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यानी कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर घंटियां बज रही है। तो इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो है इसका एकदम आसान है, इसका एलसीएम आप लोग जानते ही होंगे। एलसीएम निकालेंगे, इसका आएगा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड आएगा। इसको अगर हम मिनट में बदलें तो 60 से कटा देंगे, इसका हो जाएगा 2 मिनट। कितना होगा? 2 मिनट। अतः 2 मिनट बाद घंटियाँ इकट्ठी बजेगी। 2-2 मिनट पर ये घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो पूछ रहा है कि 30 मिनट में ये घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 30 माने 2 मिनट पर बज रही है तो 30 बटा में हम 2 कर देंगे, यानी 15 बार। 15 बार ये घंटियाँ जो है एक साथ बजेगी। तो 10वें का आंसर होगा डी। हम लोग डी की तरफ चलते हैं। डी हमारा ऑप्शन होगा और 15 बार एक साथ बजेगी। अब चलते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12, 15, 10 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे क्या होगी। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12, 15, 10 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे क्या होगी। तो सबसे पहले इसका हम करेंगे, आसान है। इसका हम जो है एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 10 और 54 का। हम लोग 12,
12, 15, 10, 12, 15, 10 और 54 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम हम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आता है 540। टोटल इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो आएगा 540। और कहता है प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे, तो 540 में हम लोग 4 जोड़, जितना शेष बचे कहेगा उसको हम एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर होगा 544। तो हम लोग आते हैं 544, सी ऑप्शन के साथ चलते हैं 544। चलिए मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको जो है यह वीडियो और मैथ के सवाल जो है काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करिएगा। बार बार आग्रह करते हैं, करिए। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, कोई दबाव नहीं। आपकी इच्छा करे तो करिए और ना इच्छा करे तो मत करिए। हम तो जो है अपना काम जो है पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे ही, और आप लोगों के लिए नए नए जो है वीडियो बनाकर नए नए ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोगी हैं लाते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि 13वां सवाल क्या कहता है। 13वां नहीं, अभी हम लोग 12वें सवाल पे हैं। दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 4125 तथा 25 है। एक संख्या 375 है, तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या हमको ज्ञात करना है, तो हमें इसका आंसर जो है कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है 4125 गुणे 25 माने लस गुणे मस। बटा में पहली संख्या या दूसरी संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या, यानी 375। अब इसको कटा देना है और कटाने के बाद आएगा 275। तो 12वां क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑप्शन बी जाते हैं, 275। 275। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। और 13वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो माने छोटी सी छोटी संख्या कह रहेगा तो उसमें जान जाओ कि एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 63 91 को पूर्ण विभाजित कर सके। 63 91 को पूर्ण विभाजित कर सके, वह कौन सी संख्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले 63 और 91। 63 और 91 का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक, इसका निकालेंगे। और इसका जो है 63, और तो 63 का हम लोग अगर गुणनखंड करें, 63 का अगर गुणनखंड करें तो 6 गुणे 9, नहीं 6 नहीं 7, 7 गुणे 9। 63 का गुणनखंड 7 गुणे 9 होगा। और 91 का करेंगे हम लोग तो इसका हो जाएगा 70 के साथ 7। अगर इसका करें तो 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो दोनों में जो है कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है। तो हम लोग चलते हैं 13वें का जो है सही ऑप्शन जो है बी होगा, बी। गुणनखंड करके आसानी से इसका एचसीएफ निकाल देंगे। इसका एचसीएफ भी हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 7। तो हमारा आंसर जो है 7 हो गया। इस तरह जो है हम लोग 13 क्वेश्चन जो है आज कंप्लीट कर गए, और इस 13 क्वेश्चन को हम समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं। अगर कहीं भी आपको अगर दिक्कत हो
तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जिसका निदान जो है अगले वीडियो में हम ज़रूर करना चाहेंगे और उसे और बेहतर ढंग से आपके समक्ष परोसने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।